बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। सिक्योरिटी थ्रेट बहाना, पाकिस्तान का इमेज निशाना। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वतन रवाना तो पाकिस्तान ने भी मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला कर लिया। मुल्की सियासत में आइंदा हफ्ता अहमियत इख्तियार कर गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और मुल्की सियासत का मुस्तकबिल क्या। और अफगानिस्तान और खत्ते की सूरत हाल में बड़ी तब्दीलियां। टीटीपी के पाक आर्मी पर हमलों के बाद वजीर आजम इमरान खान ने अफगान तालिबान से बड़ा मुतालबा कर दिया। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और 2009 में जब सबसे पहले श्रीलंकन टीम पर हमला किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान को गैर मुल्की क्रिकेट के लिए गैर महफूज करार दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2015 में जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट एक बार फिर से खुशरूबी से बहाल हो गई। फिर 2017 में मुख्तलिफ श्रीलंकन टीम वापस आई। फिर 2018 PSL का इंटरनेशनल मैच और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ ममालिक की टीमें पाकिस्तान आती रही और पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क करार दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। लेकिन कल जो वाकया हुआ उसके बाद एक बार फिर से यह तासुर चला गया है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए महफूज मुल्क नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों, यह तासुर क्यों दिया जा रहा है जब सब कुछ डिसाइडेड था, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, कोई थ्रेट अलर्ट कुछ भी नहीं था। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस से ऐन पहले मैच मंसूख कर दिया और न्यूजीलैंड की तरफ से यह कहा गया जी हमारी तरफ से एक तरफा तौर पर यह फैसला किया गया है। अब आज खबर यह आई कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने की असल वजह यह थी कि फाइव आइज की जानिब से एक इत्तला दी गई थी। अब फाइव आइज क्या है? तो फाइव आइज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और बरतानिया पर मुश्तमिल एक इंटेलिजेंस इत्तेहाद है। पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से भी कहा गया। उन्होंने पहले तो वो साफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्होंने दुस्ताने पहने हुए का लफ्ज इस्तेमाल किया और इशारतन उन्होंने बात की वजीर आजम इमरान खान का, न्यूजीलैंड के वजीर आजम जो जसिंडा आर्डर्न है उनके साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। और इसके बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी जो पाकिस्तान में आ चुके हैं उनकी जानिब से भी बड़ा अफसोसनाक इसे करार दिया गया। जिस तरह से डेरन सैमी हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वीडियो पैगाम जारी किया गया। इसके अलावा जो श्रीलंकन खिलाड़ी हैं, इससे पहले श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था, उसके बाद श्रीलंकन टीम यहां पर आई भी थी। उन्हीं के जो खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से ट्वीट सामने आते रहे। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बड़ा खुशगवार मुल्क है, वहां पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। तो उसके बावजूद ये जो सारी सूरत हाल हुई है, एक तो इस पर बात करेंगे और फिर PCB ने ICC में इस मामले को उठाने का जिक्र किया है कि हम इस बात को ICC में लेकर जाएंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर नौशाद अली साहब ने। साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं जबकि साबिक ICC मैच रेफरी भी रह चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अरसलान खोखर साहब। अरसलान आपका भी बहुत शुक्रिया। कल साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर ये सारा मामला हुआ, कल से ही इस पर बहस चल रही है, कल रात से ही तमाम तर शोज में इसी पर बात हो रही है। लेकिन उसके बाद जो खबर आई न्यूजीलैंड ने जो वजाहत दी जी फाइव आइज की जानिब से हमें आगाह कर दिया गया था, इस वजह से यकतारफा तौर पर हमने ये फैसला कर लिया। अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम ये मामला ICC में लेकर जाएंगे। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या हैसियत है, हम क्या ये मामला वहां पर लेकर जा सकते हैं? क्या सुनी जाएगी ये बात? देखिए ICC का मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा है एज ए ICC मैच रेफरी। वहाँ उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेती हैं, उसको डिस्कस करती हैं। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटीज इस चीज पे राजी हो गए कि उन्होंने इस चीज को डिस्कस करना ICC में, ICC अप्रूवल उसमें मिल गई, तो इसके लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जी जो दूसरे ICC के जनरल बॉडी के मेंबर हैं या परमानेंट मेंबर हैं उनसे लॉबिंग करनी पड़ेगी, उनसे बातचीत करके उनकी अप्रूवल लेना पड़ेगी। उनको ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने फॉर द लास्ट 10 ईयर्स कितना हार्ड वर्क किया है, कितनी उन्होंने इसमें पैसे जारी किए हैं, कितने उसने प्लेयरों को। आई नो क्वाइट अ फ्यू क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान जिन्होंने के 4-4, 5-5 टेस्ट मैच बल्कि उससे ज्यादा भी टेस्ट मैच खेले हैं, ODIs खेले हैं, बट दे हैवंट प्लेड ए सिंगल गेम ऑन द पाकिस्तानी सॉइल। तो इसके लिए पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की, ना सिर्फ प्लेयरों के बल्कि ऑफिसर्स ने और गवर्नमेंट ऑफिसर ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने। उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन की मेहनत से, एक दिन की गलती से आप पाकिस्तान को साइडलाइन कर दें और दोबारा उसको जीरो पे लेके आए फिर स्टार्ट लें। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई थिंक रमीज राजा हैज राइटली सेड कि ही विल टेक इट टू ICC बट इट शुड बी ए प्लान टेकिंग अप विद द ICC और उसमें ये बैठे दिमाग आपस में डिस्कस करें और उसके बाद फिर एक स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके मुताबिक आगे चलें। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब कहते हैं बहुत ही काबिल है। यस दे आर, नो डाउट। आई हैव बीन वन ऑफ द पार्ट ऑफ दीज एजेंसीज इन द व्हेन आई वाज इन सर्विस।
लेकिन आप उसमें ये चीज भी देखें कि जब ये सब चीजें होती हैं तो अब जबकि उन्होंने एक ब्लेम कर दिया है कि जी हमें थ्रेट था, उसके बाद उन्होंने आइस की बात कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शुड क्रिएट एन एविडेंस टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनके लिए, कि ये चीज जो है पाकिस्तान की नॉलेज में कभी नहीं, पाकिस्तान के लिए इस किस्म का कोई खतरा नहीं था, पाकिस्तानी सॉइल जो है इन चीजों से दूर है, पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान से इससे पहले 5 या 6 टीमों को होस्ट कर चुकी है और उन्होंने अप्रिशिएट किया है। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट जिसमें कि क्राउड पैक्ड होते थे, उसमें कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये सब चीजें तैयार करने के बाद फिर आप प्लान करें कि आईसीसी में जाएं ये। और मैं समझता हूँ रमीज राजा की अप्रोच है बहुत सही है, थोड़ा थ्रेटनिंग होना जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को इस तरह दबा देना, इस तरह इनकी मेहनत को जाया कर देना, इट इज नॉट दैट सिंपल, इट शुड नॉट बी दैट सिंपल। और आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की क्रिकेट अथॉरिटी, दे आर ऑल कैपेबल इनफ टू फाइट आउट दिस केस। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी क्राउड के लिए मैं समझता हूँ कि दे शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, दे आर डिसहार्टेंड बट दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अपनी अथॉरिटीज में, क्रिकेट अथॉरिटीज में ट्रस्ट रख के दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो एक स्टेटस हासिल करने के करीब आ गए थे उसको दोबारा ये केस बिल्डअप करें और वर्ल्ड के सामने, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने इस तरह प्रेजेंट करें कि वो सब इस पे कन्विंस हो जाएं। और सर इससे बड़ी पॉजिटिव बात तो हो नहीं सकती कि इंटरनेशनली जो खिलाड़ी पाकिस्तान में आ चुके हैं, जो खेल के गए हैं, चाहे वो पीएसएल में आए या वैसे टीम्स आई, वो भी पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, ये बड़ा अफसोसनाक है दुनिया क्रिकेट के लिए किस तरह की ये सारा मामला हुआ है। अरसलान, हाउ डू यू सी दिस मैटर? थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर दूं। कर्नल साहब सीनियर हैं, बहुत बेहतर जानते हैं चीज़ों को, पीसीबी के साथ काम कर चुके हैं, टीम के साथ मैनेजर के तौर पे काम कर चुके हैं, आईसीसी को देखते हैं, इसका डिफरेंट व्यू है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। कर्नल साहब इससे अग्री करेंगे। इस वक्त जो आईसीसी को हेड कर रहे हैं वो भी न्यूजीलैंडर हैं, ठीक है, वो न्यूजीलैंड से हैं। दूसरी बात, ये जिन कंट्रीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें से 2 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान आके खेलना है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने। अगर इन सब ने मिलके कोई थ्रेट के नाम पे कोई ड्रामा किया है, आगे आने वाले डेज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है और उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 24 से 48 घंटे में हम फैसला करेंगे। 4 मंथ्स न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम जो थी वो यहीं थी, पाकिस्तान में थी, वो ये चीज़ें देख रही थी, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये अचानक से क्या हुआ? फिर एक जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की एडवाइजरी है वो बेसिकली जो एक सर्कुलेट हो रही है मुख्तलिफ जगहों पे, लोग उसकी बात कर रहे हैं, उसको भी पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वो क्यों, किस तरह और किस वजह से बाहर आई है, उससे डैमेज हुआ है। अगर वो वाकई में कोई हकीकी चीज़ है तो उसके कल्प्रिट्स को भी पकड़ना चाहिए, हमें यहाँ भी देखना होगा। दूसरी बात, इंडिया में सबसे ज़्यादा खुशियाँ और शादियाने बजाए जा रहे होते हैं, इंडियंस आपके दुश्मन है सबसे बड़े। आईसीसी पर होल्ड है, स्पॉन्सरशिप का बड़ा तरीन हिस्सा उन्होंने कंट्रोल करके रखा है और पैसों की गेम की वजह से तमाम बोर्ड्स उनके नीचे हैं। आपको वेस्ट इंडीज़ देख लें, उनकी मकरूज़ है, दीगर बोर्ड्स उनके साथ मिलकर बिग 3 बना था। बिग 3 ख़त्म होने का अब तक उन्हें तकलीफ है, लेकिन अभी भी कंट्रोल्ड बाय बिग 3, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए उनकी बी टीम आई जो कि वहाँ बांग्लादेश में खेल रही है, वहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वहाँ से यहाँ आ गई, बांग्लादेश से खेलकर यहाँ आके वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। अब आप जाएंगे आईसीसी में जाने का तरीकाकार डिस्प्यूट कमेटी, आपके पैसे लग गए, 160 अरब रुपए का नुकसान कर बैठे हैं आप, अपना डिस्प्यूट कमेटी में जाएंगे। डिस्प्यूट कमेटी में आपको पता है कि वो एक लंबा चौड़ा मसला है, इससे पहले इंडिया के और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ के इशूज़ हम भुगत चुके हैं, हमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा एक फोरम है आपके पास, वो है आलमी खेलों की सालसी अदालत, आपको उसमें जाना पड़ेगा और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वहाँ पे ओलंपिक्स के लोग भी जाते हैं, दीगर भी जाते हैं। आप पहले तो तैयारी करें कि आप इस चीज़ की तैयारी करें कि न्यूजीलैंड गई क्यों है और उनके पास क्या क्या इश्यूज हैं, ये पता करें, उनके साथ उन्हें कहें कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करें हमारे साथ। पूरा नैरेटिव सर इंटेलिजेंस शेयरिंग करें ना, कैसे चले गए आप हमें बताए बगैर? यहाँ पे टीम थी, हमसे बेहतर एजेंसीज क्या हो सकती हैं जिन्होंने 8-10 साल में अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को इतना सेफ एंड सिक्योर कर दिया कि मुझे आज भी याद है DGISPR ने कहा था कि अगर हम वजीरिस्तान के आखिरी इलाके में भी मैच करवाना चाहें और हम करवाएंगे, और वहाँ हुआ भी। इंटरनेशनल मीडिया की एक टीम आई और वो सारे गोरे थे, वो को पाकिस्तानी नहीं थे,
वो गए वहाँ पे खेले और सेफ एंड सिक्योर है। गवादर में मैच हो सकता है, हर जगह मैच हो सकता है पाकिस्तान में। और टीम जब खुश थी पाकिस्तान में आने के बाद, वो टूर करना चाहती थी, फूड एंजॉय करना चाहती थी। देयर शुड बी सम रीजन, उसको भी इस वक्त देखने की जरूरत है। सही कर्नल साहब, एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जब भी कौमी मफाद की बात होती है तो वो मामला सियासत की नजर कर दिया जाता है। हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह की बयानबाजी कर रही थी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मेरे जो नाजरीन है और मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं है, हम जब मैच कैंसिल हो जाता है, मनसूख हो जाता है, तो जो शायकीन क्रिकेट है वो सिर्फ ये समझते हैं जी हम मैच नहीं देख सके, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा डैमेज होता है। किस तरह से ये प्लानिंग होती है जब किसी भी इंटरनेशनल टीम ने पाकिस्तान आना होता है, कितना डैमेज हुआ है और इसको किस तरह से भर पाएगा पाकिस्तान अब? पहले तो मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा, बहुत ही अच्छा इन्होंने रिज्यूमे दिया है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो सबसे फाइनल परफॉर्मेंसेस हैं या जरूरत जिस चीज की है उसको हाईलाइट किया। अब आपके सवाल पे मैं आऊंगा। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान हो इस चीज से पहले गुजर चुका है जबकि लाहौर में श्रीलंकन की बस पे अटैक हुआ था और आप यकीन करेंगे श्रीलंकन की बस पे अटैक के बाद उसके वीडियोस दिखाए गए थे कि वो लोग जो हैं जिन्होंने कि ये अटैक किया था, दे वॉकड अवे फ्रॉम द प्लेस, दे डिड नॉट रन, दे डिड नॉट ड्राइव। और ये इंडिकेट करता है कि इट वाज सो वेरी वेल रिहर्स्ड एंड प्लान्ड। उसको इस तरह करके वो निकल गए और उसके बाद मेरे ख्याल हार्डली एनीथिंग केम टू द पाकिस्तान रेस्क्यू। पाकिस्तान ने खुद अपनी मेहनत की और उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट के सामने सब कुछ वो करने की कोशिश की जो वो कर सकते थे। ये एक अलग कहानी है। अब मैं सिर्फ बात ये करूंगा, देखिए एक आपने कहा कि उनके पास एक वो राइटिंग में कुछ चीज आई है बिकॉज ऑफ दीज फोर कंट्रीज, ठीक है, जरूर आई होगी, उसको भी हम देखना चाहते हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि व्हाई दिस थिंग केम आउट ऑन दैट पर्टिकुलर डे या दैट पर्टिकुलर टाइमिंग वेयर पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड सीरीज वाज अबाउट टू बी कमेंस्ड, और उससे पहले क्यों नहीं आई या उसके बाद क्यों नहीं आई या 2 मैचेस के बाद क्यों नहीं? दैट मीन्स देयर वाज समथिंग फिशी बिहाइंड दिस इंटेंशन। व्हाट फिशी बिहाइंड? आई मीन देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड इट आउट। आज राइटली सेड कि जी आप उनसे हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, जरूर करें इंटेलिजेंस शेयरिंग। हमारे पास इतने एक्सपर्ट्स हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे इंटेलिजेंस के रीडर्स हैं कि वो मैं समझता हूँ कि राइटिंग से और उसकी जो सेंटेंसेस है उससे पता लगा लेंगे कि वेदर दिस इज अ रियल थ्रेट और इट इज अ फेक थ्रेट, साफ पता लग जाएगा उससे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान शुड गो स्टेप बाय स्टेप विद ए प्लान स्ट्रेटेजी और उसके बाद फिर कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ने आना है, इनकी देखते हैं कि अगर फर्स्ट करें, गॉड फॉरबिड, दे आल्सो से कि जी वी डू नॉट वांट टू कम, right? If they do not want to come, so what is the reason? The reason is the same which the New Zealanders saying. तो आपका उससे क्या ताल्लुक है? You are not part of that thing. आपने उसके लिए इंग्लैंड ने अपने लिए उसके लिए कोई और रीजन बनाने पड़ेंगे अगर उन्होंने यहाँ पर नहीं आना है। अगर उसी रीजन पे आएंगे तो इसका मतलब है इंग्लैंड probably knew all that और this will be the most disappointing thing. हाँ, अगर इंग्लैंड आ गए then I'll say कि it will be victory for Pakistan for this way कि जी एक कंट्री जिसकी स्टैंडिंग है यूरोप में, वर्ल्ड में, उसके प्लेयर जो है इस थ्रेट से नहीं घबराए और उनकी अथॉरिटीज नहीं घबराई। उन्होंने 2 मैचेस के लिए पाकिस्तान में भेज दिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसके लिए हमको खामोशी से और अच्छी तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कर्नल रिटायर्ड निशात अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरसलान, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। अब पॉइंट वही है कि पाकिस्तान को अब अगर ICC में जाना है, और अरसलान से भी जिस तरह से बात की कि हम आलमी अदालत में जा सकते हैं, सालसी की जो अदालत है, तो वहाँ पर भी आपको एक नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा कि आपने वहां पर बात क्या करनी है जाकर। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की टीम यहां पर आने से मैच मंसूख करती है तो उनका इससे क्या कंसर्न है, ये भी बड़ा हम पॉइंट उठाया कर्नल साहब ने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद सियासी तौर पर हमारे यहाँ जो मामला चल रहे हैं, मुआशी तौर पर जो मामला चल रहे हैं, सारी सूरत पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और मुल्क को इस वक्त बैक वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। सियासी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं हैं, मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं हैं, इंटरनेशनली बहुत सारे
सारे चैलेंजेस का सामना है और गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान के इमेज पर एक बार फिर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। लेकिन सियासी तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो किसी भी जमहूरी तर्ज हुकूमत में अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है और हुकूमत अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत के लिए ना तो अपोजिशन टफ टाइम क्रिएट कर पा रही है और ना हुकूमत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो समहाउ बेहतर तरीके से चल रही है, लेकिन नून लीग अंदरूनी तौर पर इख्तलाफात का शिकार नजर आ रही है। बज़ाहिर अब नजर यह आ रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बार फिर से मुतहर्रिक होने जा रही है, जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेस सामने आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ नून लीग अपने ही रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस भी जारी कर रही है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर जो बिगाड़ है वो किसी न किसी तरह टॉक शोज में या किसी भी कॉन्फ्रेंस में रहनुमाओं के मुंह से निकल रहा है। जिस तरह से पहले ख्वाजा आसिफ की जानिब से बयान सामने आया, फिर जावेद लतीफ की जानिब से कहा गया और अब जावेद लतीफ को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि सियासी तौर पर आने वाला हफ्ता कितना अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला भी ज़बान ज़द्द-ए-आम है। पहले इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन और नादरा आमने सामने है। अब देखना यह है कि इस पर क्या फैसला होता है। और उसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि अंदरूनी तौर पर जो तमाम तर मामला चल रहे हैं उसके बाद क्या कोई तब्दीली आने जा रही है। खासतौर पर बलूचिस्तान में क्या किसी नई तब्दीली का आगाज होने वाला है? इसके पीछे कौन सी पार्टी है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके पीछे हो सकती है? और उससे पहले सेगमेंट के आगाज में मैं इस पर भी बात करूंगा कि जिस तरह से न्यूजीलैंड का मामला हुआ, इससे पहले हमने देखा था कि 2015 में जब आलमी क्रिकेट की बहाली हुई थी तो जिम्बाब्वे की टीम आई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी और खान साहब की जानिब से कहा गया था, जिस तरह के बयान दिए गए थे कि जिस तरह की टीम को तो लाना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और अब जब न्यूजीलैंड के साथ ये मामला हुआ है तो उस वक्त जो हुकूमत में थे अब ऑपोजिशन में हैं और अब वो ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से सब पासपोर्ट की आपने कहा था कि इज्जत करवाएंगे, तो अब करवा के दिखाएं। तो पॉइंट ये है कि हमारे जो कौमी मुफादात के मामलात हैं वो क्यों हमेशा से सियासत की नजर हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं मोहसिन बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बेग साहब, तमाम तर सियासी मामलात पर मैं आता हूं, लेकिन आखिर में जो मैंने पॉइंट उठाया कि हमारे जो कौमी मफादात हैं वो भी सियासत की नजर हो जाते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज कितना मुतासिर होता है और ये कितना अफसोसकुन है? बहुत शुक्रिया काशिफ। बेसिकली हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल वर्कर्स या लीडर हैं वो उनको रियासत के इमेज का या मुल्क की वकार का ख्याल रखे बगैर वो पॉइंट स्कोरिंग पे आ जाते हैं। खान साहब भी यही कर रहे थे, बाकी सब भी यही कर रहे हैं। बेसिकली कल जो हुआ न्यूजीलैंड की टीम जिस तरीके से उन्होंने मैच खेलने से इनकार किया, ये हमारे सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे मुल्क के लिए एक उसकी रेपुटेशन का मसला बना है। उस पर तो पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खान साहब प्रीवियसली ये काम खुद करते रहे हैं तो अपोनेंट्स को भी मौका मिलता है। आप सारा दिन टेलीविजन पे देख लीजिए, एक पॉलिटिकल लीडर बयान देता है, खटक करके विद इन मिनट्स दूसरा लीडर उसका जवाब देने के लिए आ जाता है। तो ये बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ, अल्फाजी चल रही है, कंक्रीट पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही। इसीलिए जमातें स्ट्रांग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए वो नहीं है। और खासकर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जैसे हालात हैं हमारे मुल्क के, इस मुल्क के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ड्राइव करती हैं, इकोनॉमी ड्राइव वहीं से करती है, लॉ एंड ऑर्डर वहीं से ड्राइव करता है। और फिर जो आपने एक किस्म का मैदान जंग बनाया हुआ है सियासी अल्फाजी करके, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात सुबह शाम आ रहे होते हैं, उससे नेचुरली मुल्क में वो फजा ही नहीं है कि कोई इन्वेस्टर आके यहाँ काम कर सके। स्टेबिलिटी नहीं है, कल का पता नहीं है। लोग समझते हैं कि कल मतलब इस जो आज हालात थे, अब देखिए जो हालात इलेक्शन के वक्त थे 2017 में, आज हम कहाँ खड़े हैं, इकॉनमी कहाँ खड़ी है, हमारी ग्रोथ कहाँ खड़ी है। तो बेहतर होने की बजाय हमें तो रिवर्स गियर लगा हुआ है। हम तो स्लाइड करते हुए, अल्लाह जाने और अल्लाह करे ऐसा ना हो कि हम तो खाई की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में पॉलिटिकल लोगों को खुद सोचना चाहिए, खासकर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 साल में आपने पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया, उनको इतने चोर डाकू ताने मारे कि वो माहौल ही खराब हो गया। और आने वाले दिनों में आप बहुत से काम अपोजिशन के बगैर नहीं कर पाएंगे, जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स है, नैब के चेयरमैन की तैनाती है, इसी तरह और बहुत सी चीजें जिसमें अपोजिशन को आपकी जरूरत है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को बिल्कुल खातर जमा नहीं रख रही और वो उनको चोर डाकू कह के आपने साइडलाइन कर दिया। मकसद ये है कि ये मुल्क भी चलाना है,
उनके केसेस जो भी हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो कोर्ट्स जाने, अदारे जाने, लेकिन ये जो माहौल खराब किया गया उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इवन लोकल इन्वेस्टर वो भी इन्वेस्ट करने के लिए डरता है कि पता नहीं कल क्या होगा। तो बेग साहब, क्या फिर हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से आपने पॉलिटिकल पार्टीज को खुद को ऑर्गेनाइज करने की बात की है, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज नजर ही नहीं आ रही, अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात के शिकार हैं। अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ ले जाऊं कि आपको याद होगा कि काफ लीग का जब आखिरी साल था, तो आखिरी साल में काफ लीग ने भी बहुत सारे बिगाड़ पैदा कर लिए थे, जिस तरह से जजेस के हवाले से, फिर मीडिया के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बहुत सारी चीजें एक साथ शुरू किए खड़े हैं। मीडिया का मामला साथ चल रहा है, आजादी सहाफत पर जिस तरह से सवालात उठ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है, फिर साथ ही साथ ऑपोजिशन एक पेज पर नहीं है। तो ये सारी चीजें उसी सूरत-ए-हाल की तरफ जा रही हैं। क्या फिर ये एंड में जाते जाते बिगाड़ बढ़ जाएगा? मेरे ख्याल में तो जी काशिफ, बिगाड़ बढ़ चुका हुआ है। इसको समेटना इस गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं रखते। और दूसरा ये है कि जितना तकब्बुर, गुरूर और गुस्सा इनमें है, उसमें उन्होंने मीडिया, इलेक्शन कमीशन सबको टारगेट पे रखा हुआ है। और जो गुफ्तगू उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बारे में की है, वो तो कोई ज़ीशूर आदमी नहीं कर सकता अनलेस कि उसको बहुत ज़ौक़ हो अपनी गवर्नमेंट का और अपनी पावर का। और खान साहब को भी बहुत है। मकसद ये है कि इस तरीके से जमहूरियत में, जमहूरियत के बलबूते पे आए हैं और आपकी जो हरकत हैं वो जमहूरियत की नफी करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो कहते थे अदारों को मजबूत करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे और इस्लाहात अदारों में लाएंगे, तो ये तो बिल्कुल उल्टा मामला हो गया और सारी कौम देख रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको रेडिक्यूल करना और पैसों का इल्ज़ाम लगाना वो मुनासिब नहीं है किसी भी इदारे पे। तो ये तो मेरे ख्याल में बगाड़ अब सिमटेगा नहीं, बढ़ेगा। और जिस तरीके से हुक्मरानी ये लोग कर रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन भी है ना, काम नहीं चल रहा, गवर्नेंस नहीं हो पा रही, चीजें नहीं चल रही, महंगाई खुद बढ़ाते हैं, कहते हैं जी कंट्रोल कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, पेट्रोल आप देख लीजिए, आपने पहले 25 रुपए बढ़ाया, फिर बढ़ाते रहे, 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा। जब ये सारी चीजें आप बढ़ाते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है हर चीज पर, हर चीज पे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। और जब गवर्नमेंट गैस, बिजली और टैक्सेस लगाती है तो नेचुरली लोग नीचे से महंगाई करेंगे चीजों की। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट के लिए कि इन सारी चीजों पे काबू पा सकें। और दिन ब दिन हालात हमारे खराब हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हो रही है। और ये आने वाले दिनों में इस मुल्क के लिए बहुत ही सोच समझ कर। तो बेग साहब, हुकूमत को ऑपोजिशन की जरूरत तो है, एक पेज पर आना चाहिए, बहुत सारी चीजों में हुकूमत को ऑपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑपोजिशन इटसेल्फ ही अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात के शिकार है। अगर हम नून लीग की ही बात कर लें तो अंदरूनी तौर पर जिस तरह से इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो लोग मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं पंजाब में कि हम एक ही पेज पर हैं, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। तो नून लीग और ये पार्टियां खुद ही आपस में बटी हुई हैं, तो फिर ये हुकूमत के साथ एक पेज पर कैसे जाएंगी? देखिए, पीडीएम पर्पसली तोड़वाई गई। पीडीएम में एक वीक लिंक था, डेफिनेटली था, वो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग था पीपल्स पार्टी का, लेकिन दरे पर्दा नेचुरली गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, उन्होंने तोड़वा दिया इनको। आजकल कोई पीटीआई का आदमी, कोई लीडर बता दें जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बयान भी दे रहा हो और उनको मना किया गया कि आपने पीपल्स पार्टी। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का मंशूर डिफरेंट है, आइडियोलॉजी डिफरेंट है। नेचुरली पीपल्स पार्टी, नून लीग हरीफ रहे हैं, आइंदा भी वो इलेक्शन एक दूसरे के मुकाबले में लड़ेंगे। लेकिन देखना ये है कि आया हमने पॉलिटिकल, जब वो शुरू में कह रहे थे सारे, और आप अगर पार्लियामेंट का माहौल ठीक रखते तो ये सारी चीजें पार्लियामेंट के अंदर हल हो जाती है। एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम होना चाहिए, वरना गाड़ी नहीं चल सकती। तो आपकी बात का मतलब है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक टॉक शो में बैठकर ये बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में जाकर कोई ना कोई इत्तेहाद बना सकते हैं, और उन्होंने फिर साथ ये भी कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैच्योरिटी की सियासत कर रही है। तो क्या फिर ये इशारा उसी तरफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसीलिए कोई बयान नहीं दे रही है? देखें जी, हार्शेस माउथ सब लोगों को पीटीआई में कहा गया कि आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं देना। तो बेसिकली मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में इनका कोई अलायंस हो जाएगा। दोनों बहुत मुख्तलिफ पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि खान साहब का वो सारा 22 साल की जद्दोजहद जो थी, पंजाब में चौधरी साहबान को ले लिया, वोट उन्होंने हम सब से लिए एक असूली सियासत के ऊपर, और निगेट किया सारे सियासतदानों को।
तो अगर आपने भी वही काम करने थे जो बाकी पिछले वाले सारे कर रहे थे, तो ये लोगों से वोट झूठ बोलकर क्यों लिया? आप भी कहते मैं यही करूंगा, हो सकता है हम आपको फिर भी वोट दे देते। तो देखना यह है कि आपने नफी की अपने सारे बयानात की, अपने सारे फलसफे की, अपने जितने बयानात आप उठा के देख लीजिए, आपने उसकी नफी की। मकसद यह है कि हुकूमतें इस तरह नहीं चलती, गवर्नेंस इस तरह नहीं होती। अपोजिशन को साथ लेके चलिए। ये मुल्क बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है और आने वाले दिनों में कोई आपके मसाइल हल नहीं हो जाने, आपके मसाइल बढ़ जाएंगे। सही, लेकिन बेग साहब साथ ही साथ ये फरमाएगा, ये तो हम ऑपोजिशन की बात करें, लेकिन हुकूमत जो पहले बयानात देती रही अब उन्हीं बयानात पर कायम नहीं है। अगर हम चेयरमैन नैब की तो मुद्दत में तौसी की अगर बात करें तो इससे पहले गालिबन आपको याद हो कि खान साहब भी ये बात करते थे कि बड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये जिक्र किया कि जी पुराने केसेस तो वहीं रुक जाते हैं, नए केसेस का आगाज हो जाता है। फिर साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम इलेक्शन एक्ट की तरामीम का मामला भी है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं, तो हुकूमत तो खुद भी लगता है कंफ्यूजन का शिकार है। देखिए, इस वक्त तो हुकूमत जो है वो जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल कर रही है वो सबको पता है। मैं समझता हूँ कि आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उस शख्स को एक्सटेंशन दें, एज वाइज भी और वैसे भी। और उन साहब का जो कैरेक्टर है वो मुझे टीवी पे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे शख्स को तो कोई ओहदा नहीं मिलना चाहिए जिसका इतना लूज कैरेक्टर हो। अब आ जाते हैं बेग साहब, ये जो आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं इसका बोझ आप खुद उठाएंगे? मैं खुद उठाऊंगा जी, मैं उठा भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना तो इंडिया भाग रहा हूँ ना अमेरिका भाग रहा हूँ, इधर ही बैठा हूँ। अगर किसी को शौक है तो वो शौक पूरा कर ले। अब आ जाते हैं जी आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे और उन चीज़ों पे। देखिए, वो कंसेंसस ना हुआ और इलेक्शन कमीशन ने जो फ्लॉज 37 किस्म के फ्लॉज बताए हैं वो अगर आप पूरे नहीं करते तो वो नहीं होगा। और वो आप क्योंकि जल्दी में है कि उस वोटिंग मशीन के जरिए शायद इलेक्शन चुराया जा सके, मेरा ख्याल में वो भी मुश्किल हो जाएगा। आपको कंसेंसस डेवलप किए बगैर वोटिंग मशीन्स के ऊपर नया इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है। इसको बहुत ही ठंडे दिल से गवर्नमेंट को चाहिए कि अपोजिशन के साथ और बाकी, और ये जो एक्सटेंशन वाला किस्सा है ये कोर्ट में भी उड़ जाएगा, ये चलेगा नहीं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मन मर्जी से सारे महकमों को चलाएं। आप तो महकमों की इस्लाह तो उनको स्ट्रेंथन करने की बात करते थे, अब आप उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका फॉल बैक आएगा। नैप हो जाए, FBI हो जाए या FIA हो जाए। तो देखिए, ये रिवेंज या गुस्सा अपोजिशन के बारे में या अपने ओपोनेंट्स के बारे में इस तरीके से नहीं होता जिस तरह से आप सुबह शाम लगे हुए हैं। इस मुल्क के 22 करोड़ लोग हैं, वो आपके गुस्से की नजर हो रहे हैं। उसका नुकसान मुल्क को और आवाम को हो रहा है। महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए। तो ये सारी चीजें ठंडे दिल से हैं, ये लड़ाई करके नहीं हल हो सकती। और आपने अगर कोई मिशन भी करना है तो उसका नुकसान मुल्क को और आवाम को नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जरूर गौर करें। तो बेग साहब, फिर कंटोनमेंट इंतखाबात के बाद जिस तरह से नताइज हमारे सामने है, उसके बाद पंजाब का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जिस तरीके से खान साहब ने बुज़दार साहब को प्लेस किया, बुज़दार साहब क्योंकि उस तरीके से पंजाब को रन नहीं कर पाए, गवर्न नहीं कर पाए, अपनी PTI को, पंजाब में जो PTI है उसको इस तरीके से 3 साल से इग्नोर किया गया। क्योंकि बुज़दार साहब तो 1 महीना पहले ज्वाइन किया उन्होंने PTI को, वो लोगों को जानते ही नहीं है। तो पार्टी भी पंजाब में बहुत डैमेज हुई और उस गवर्नेंस का जो बुज़दार साहब कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्ट आप देख लीजिएगा। आपने देख लिया थोड़ा बहुत कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में, अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं उसमें भी देख लीजिएगा। क्योंकि पूरा पार्टी और पूरे लोग पाकिस्तान के समझ रहे हैं कि बुज़दार साहब परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन खान साहब बज़िद हैं, वो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना ये है कि बुज़दार साहब आने वाले दिनों में खान साहब को पंजाब डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे, मैं समझता हूं नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें नून लीग को सपोर्ट किया बुज़दार साहब की गवर्नेंस ने और उनका वोट बैंक बढ़ा। और एक इलेक्शन सिर्फ आपने सियालकोट में जीता, बाकी सब इलेक्शन आप वहां से हारे। और उसका रिफ्लेक्शन आपने कंटोनमेंट बोर्ड में भी देख लीजिए, कि पंडी में देख लें, लाहौर में देख लें, पंजाब में नून लीग का वोटर सपोर्टर बड़े धड़ल्ले से निकला और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्ट्रेंथ पकड़ी है। और वो जो करप्शन का बयानिया था वो काशिफ साहब मरता हुआ नजर आ गया, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, वो जिसके ऊपर पूरी बेस किया था इलेक्शन कैंपेन।
तो बेग साहब, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में जिस तरह से सिचुएशन है, तहरीक अदम एतमाद है और सारी सूरत जो चल रही है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि तब्दीली का आगाज बलूचिस्तान से होने वाला है? देखिए, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है देन नेशनल पॉलिटिक्स में। वहां पे भी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से, वो भी बुज़दार साहब से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, तो सारी अपोजिशन को पहले दिन से नाराज रखा हुआ है। और आपने देखा होगा जॉइंट सेशन में उनके यहाँ जो कुछ हुआ, अपोजिशन के ऊपर FIR दे दी गई। तो नेचुरली देखें, जमहूरियत का तर्ज जमहूरियत में एक हुस्न है कि आप सबको साथ लेके चलते हैं। अपोजिशन इस जमहूरियत में पार्ट एंड पार्सल है, आप उसको बिल्कुल आउटराइट बाहर नहीं फेंक सकते। तो ये गुस्सा, ये नफरत उनके बारे में, तो फिर मुल्क चलेगा कैसे? तो जो बलूचिस्तान में भी यही किस्सा है, वहां पे लोगों ने तंग आकर, हालांकि वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो पावरफुल हल्के हैं, उनकी विल के बगैर लोगों ने वहां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया, क्योंकि वो बहुत अरसा पहले करना चाहते थे, लेकिन हालात नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने तंग आमद बजंग आमद उन्होंने फाइल कर दी। तो मुझे नहीं पता कि उसमें सक्सेस कितनी है, लेकिन उन्होंने फाइल की, उन्होंने अपना गुस्सा जो था वो इस तरीके से निकाला। और अब भी वो ये समझ रहे हैं कि मैं इनको दबा शबा के ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खत्म करा लूंगा। इस तरह नहीं होता। आप आए हैं इलेक्शन और वोट के जरिए, हमारा वोट आपके पास अमानत था, आपने उसमें खयानत करेंगे तो हम बोलेंगे, अवाम बोलेगी। तो बात यह है कि आप इसको जमहूरी अंदाज में ही चलाएं तो बेहतर है, वरना मुल्क के लिए आने वाले दिनों में बहुत मसाइल है। अल्लाह करे वो मसाइल इस मुल्क पे ना आए, लेकिन नजर ऐसा आता है कि हमने उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां से आगे तूफान ही तूफान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क को बैक वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना है और बिगाड़ की जिसकी बात करते हैं, वो बिगाड़ अभी आना नहीं है, बल्कि वो बिगाड़ पैदा हो चुका है। और होपफुली कि आने वाले टाइम में जो मसाइल हैं वो हल हों, ना कि मजीद बढ़ें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद जो SCO का इजलास हुआ, उसके अंदर भी बड़ी अहम गुफ्तगू की गई खान साहब की जानिब से। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की गई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। दुशंबे में SCO का इजलास जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इजलास में मौजूद रहे और उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ताजिकिस्तान के सदर के हमरा उन्होंने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खिताब के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान हम सब के मफाद में है और इस अमर को यकीनी बनाए कि अफगानिस्तान दोबारा किसी दहशतगर्द तंजीम की महफूज पनाहगाह ना बने। इस सिलसिले में तालिबान को अपने वादों की पासदारी के लिए हर जरूरी कदम उठाना होगा, क्योंकि ये बात की गई कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं और तालिबान जो है अपने वादे पर पूरा उतरें और अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के इस्तेमाल में नहीं आएगी। उन्होंने ये वादा किया तो इसको पूरा करें। साथ ही साथ जो चीनी सदर हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि अफगानिस्तान में पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली को यकीनी बनाएं। अफगानिस्तान में मुतल्लका फरीकों को दहशतगर्दी का खात्मा करना चाहिए। बीजिंग काबुल को अपनी इस्तात के मुताबिक मजीद मदद फराहम करेगा। जबकि दूसरी तरफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मशरूत पेशकश कर दी गई। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस ना होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो पाकिस्तान उन्हें मुआफ़ी देने पर गौर करेगा। एक तो हम इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ हम दूसरी तरफ डिस्कस ये भी करेंगे कि तालिबान की जानिब से ये कहा गया है कि दुनिया जितना जल्द हो सकता है अफगानिस्तान में इस हुकूमत को तस्लीम कर ले, ताकि हम मजीद तरक्की की तरफ जा सकें, क्योंकि जब तक दुनिया तस्लीम नहीं करेगी तब तक हम तरक्की की तरफ जा नहीं सकेंगे और सूरत हाल मजीद खराब होगी। इस पर एक तो बात होगी। दूसरी तरफ अमरीका और नेटो ममालिक अफगानिस्तान की तामीर नौ का खर्चा उठाएं, यह मुतालबा किया गया है रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक जितना भी बिगाड़ पैदा हुआ, जितनी भी तबाही हुई, उसका जिम्मेदार अमरीका है। तो उन्होंने कहा है कि वो तमाम तर खर्चा उठाएं ताकि अफगानिस्तान को दोबारा से तामीर नौ की तरफ ले जाया जा सके। ये सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। एंड में इंडो पैसिफिक मुआहिदे के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि जिस तरह से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहिदा किया और ये एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। ये सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जिस तरह से खान साहब ने SCO के इजलास में ये बात की, उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि अफगानिस्तान में जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अफगान तालिबान अपने वादे पर पूरा उतरें कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी स्टेटमेंट को? ये तो डिक्लेरेशन की बात करते हैं कि जल्दी कर दें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देखेगी कि ये अपने उन वादों पे कायम है या नहीं। पहला झटका लगा है कि जो उन्होंने अभी एक कैबिनेट अनाउंस की 33 मेंबर्स की, उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर शामिल नहीं है। उसमें यही इनके अपनी जमात के लोग हैं, जबकि जो ऑल इंक्लूसिव है उसका मतलब है कि ताजिक भी, उज़्बेक भी, हज़ारा भी,
इन सबको वहां पे नुमाइंदगी दी जाए। और बड़ी सिंपल बात है, अगर ये इलेक्शन करा दें तो फिर तो सीधी बात है, जो इलेक्शन जीते वो गवर्नमेंट बना ले, वो वाजे हो जाएगा कि ये एक टोटल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। लेकिन जब आप इलेक्शन नहीं करा रहे तो फिर कम से कम उनको स्टेक होल्डर्स को वैसे उसमें शामिल कर लें ताकि उसके कम से कम उसकी जो कंपोजिशन है वो नजर आए कि ये ऑल इंक्लूसिव है। तो अगर ऑल इंक्लूसिव बनती है तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है तौर पे ताजिकिस्तान का मसला था, उज्बेकिस्तान का मसला था, क्योंकि ताजिक और उज्बेक उधर रहते हैं और वो अब उज्बेक जो है वो दूसरी बड़ी माइनॉरिटी है वहां पे। तो इन चीजों की वजह से इनको एक तो कंट्रोल बेहतर हो जाएगा अगर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, वरना जिस तरह पंशीर में बगावत हुई है इसी तरह कहीं ना कहीं होती रहेगी। और फिर टेररिज्म भी कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जहां बगावत होगी वहां टेररिस्ट भी पलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा मफाद भी यही है कि जो 2 वादे इन्होंने किए थे उससे पूरी तरह अमल करें, और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी का है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हो सकता है उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स वगैरह की भी बात करे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला टीटीपी का था वहां से, ये टेररिज्म का वो रुकना चाहिए, और उसके लिए जो भी इनको मदद दरकार हो पाकिस्तान वगैरह तावन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हम तो इस खित्ते को स्टेबल देखना चाहते हैं। तो यही वो चीज है जो कि सामने रखनी चाहिए। तो जनरल साहब, दूसरी तरफ जो तर्जमान तालिबान ने ये बात की है इंटरव्यू देते हुए मीडिया को, उन्होंने कहा कि दुनिया जितनी जल्द हो सकता है अफगानिस्तान को तस्लीम करे, नहीं तो नताइज खतरनाक होंगे। ये किस तरफ इशारा किया उन्होंने? देखिए, वो नताइज तो बड़ी सीधी सी बात है, खतरनाक होंगे इसलिए कि वहां पे इंसानी अलमिया बन सकता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे तालीम याफ्ता भी हैं, जो पीछे कई महकमे चलाते रहे उनमें काम करते रहे, आज वहां पे काम करने के लिए बंदे मौजूद हैं, लेकिन उनको तनख्वाह देने वाला कोई नहीं, पैसे नहीं है वहां पे। नतीजा ये कि बेरोजगारी वहां पे बेपनाह है, बाहर से इमदाद बड़ी थोड़ी आ रही है, पाकिस्तान तो हमसाया मुल्क को थोड़ी बहुत दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे इंसानी अलमिया जो जन्म ले सकता। आप उसमें यूं देख लें कि 3 साढ़े 3 लाख इनकी आर्मी थी, फिर इनकी पुलिस और दूसरे तीसरे सिक्योरिटी के लोग मिला मिलकर के वो कहते हैं तकरीबन 6 लाख के करीब लोग थे। इन 6 लाख को दे रही थी अमेरिका तनख्वाह, अमेरिका ने बंद कर दिया, ये सारे फारग फिर रहे हैं वहां पे। अब अगर ये लोग हथियार उठा लें, वहां पे टेररिज्म शुरू कर दें या वहां पे पॉपी ग्रोइंग शुरू कर दें, मनशियात का धंधा खोल दें, कुछ भी करें, पूरी दुनिया पे उसके नेगेटिव असर जाएं। तो ये वो अलमिया है, वो खौफनाक चीज है जिससे कि लोगों को या दूसरे मुल्कों को डराया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ भूखना की वजह से ही लोग किसी और काम पे लग गए तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर उन्होंने टेररिज्म पे लग जाते हैं, क्योंकि टेररिज्म में बाहर की कुव्वतें पैसा देती, अगर टीटीपी काम कर रही थी तो भारत उनको पैसा दे रहा था, लिहाजा उनका कमाई का जरिया वो था। आज भी वो भारत को कहेंगे कि भाई हमें पैसे दो, हमको वाकया कर देते हैं जाके। तो ये बड़ा खतरनाक काम है, इसको जल्दी से जल्दी समेटना जरूरी है, और उनको भी, तालिबान को भी चाहिए कि जितना जल्दी वो अपनी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें, ताकि दूसरे लोगों का जो दूसरी जो कौमें हैं मुख्तलिफ ममालिक, उनका ये बहाना खत्म हो जाए कि जी ऑल इंक्लूसिव नहीं। तो मेरा ख्याल ये दोनों तरफ से काम होना चाहिए। तो जनरल साहब, भारत की भी आपने जिक्र किया, भारत हमेशा से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, और उसके बाद तालिबान ने ये यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। उसके बाद अब खान साहब ने भी वहां पर बात की। इसके बाद सदर आरिफ अलवी और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया कि कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से कि हमने पहले जिक्र किया था ठिकानों का, लेकिन अशरफ गनी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया नहीं था। अब देखते हैं कि तालिबान क्या एक्शन लेते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम मुआफी भी देंगे अगर वो पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं और तमाम तर मामला बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? कि इसमें भी मैं समझता हूं प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए कि इन लोगों ने, इन तालिबान ने स्कूलों पे हमले किए, यूनिवर्सिटियों पे हमले किए, और दरगाहों पे, बारगाहों पे हमले किए। इन चीजों की वजह से जिनके प्यारे मारे गए, खासतौर पे जिनके बच्चे चले गए या यंग नौजवान लड़के चले गए, वो तो इनको फांसियों पे लटकता देखना चाहते हैं। उनके इमोशंस हैं, उनके अपने जज्बात हैं, जिसको वो देखते हैं। उनकी औलादें वापस तो नहीं आ जाएंगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि कम से कम इंसाफ तो नजर आए। दूसरी तरफ ये है कि अगर
उनको माफी दे के वहां पे आप वापस उनको रास्ता नहीं देते, तो बाहर बैठ के वो किसी न किसी जगह देकर करते रहे दहशतगर्दी, तो कल पाकिस्तान को एक और APS वाला किस्सा ना देखना पड़े। तो वो तो जो दहशतगर्द था उसका तो दीन ईमान नहीं है। तो एक APS का वाकया हुआ, सारी कौम आज दिन तक हिली हुई है, तो कल वो पैसे लेके भारत से तो कुछ और कर दें, तो वो भी खतरा मौजूद है। फिर ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आज वो माफी मांगने आ जाएं तो इस बात की जमानत क्या है कि दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे। कल फिर उनको बड़े पैसे दे के, ज्यादा पैसे दे के, क्योंकि है तो ये मर्सरी, कोई इनका एक दीन ईमान वाला किस्सा तो नहीं है। लिहाजा अगर भारत उनको मुंह मांगी कीमतें दे दे तो वो फिर जाके वहां को सुसाइड बॉम्बिंग करा देंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव चाइना को ब्लॉक करना, ये अमेरिका और इनका भारत का, ये आपने देखा उनका एजेंडा यही। तो जनरल साहब, जिस तरह से आप बात करें तो सूफी मोहम्मद वाला मामला भी तो यही हुआ था, उसके बाद फिर दोबारा से फौजी ऑपरेशन करना पड़ा था। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनकी कोई ये माफी मांग लेते हैं, लेकिन ये उसके बाद फिर जाते हैं ये मसला फिर सुलझाना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी तरफ ये है कि अगर आप माफी देते हैं तो शायद आगे अमन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मसला इससे अलावा भी है। वो ये कि जब आप दहशतगर्दों को पकड़ लेते हैं तो उनको अदालतें छोड़ देती। पेशावर हाई कोर्ट में उनके सामने 270 केसेस गए थे जो मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्रायल किए हुए थे, तो उसमें से बेशतर लोगों को उन्होंने बरी कर दिया। अब वहां पे अगर आपका अदालती निजाम नहीं चलता, या दहशतगर्द जज को धमकी दे देते हैं, या वो खुद किसी तरह से तौर पर माहिर है, वो बेड़ागर्क कर देता है। आज मिलिट्री कोर्ट्स भी आपके नहीं है, तो अगर आप वैसे उनको पकड़ लें, ले आए किसी भी तरह, तो उन पे मुकदमा चलेंगे, छूट जाएंगे, किसी को भी सजा नहीं होगी। तो उससे बेहतर गवर्नमेंट सोचती होगी कि चले ये माफी शाफी का किस्सा करके देख लें कि शायद उससे मामला बन जाए, वरना तो यहाँ पे सजा है नहीं। तो कई गवर्नमेंट चीन की वजह से तो नहीं सोच रहे कि अपना ट्रेड रूट सिक्योर करने के लिए वे चाह रहे हो? नहीं, मुल्क का अमन पूरा चाहिए। देखिए जी, चीन का हो या किसी का मुल्क आपका है पाकिस्तान, बदनामी भी उसकी होती है, नुकसान भी उसी का होता है। अगर कल चाइना अपना CPEC वाइंड अप कर दे तो नुकसान तो पाकिस्तान का हो गया कि आपको एक इन्वेस्टमेंट मिली थी, बाकी दुनिया तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है पहले। तो ये एक बड़ा टीडियस सा मसला है, गवर्नमेंट के सामने काफी बड़ा इशू है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो पार्लियामेंट में चले जाएं या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके वहां सामने रखें और फिर यूनानिमसली फैसला करें उनको माफी देनी है नहीं देनी। ये कौमी फैसला होना चाहिए, फिर वो उसको चैलेंज नहीं कोई कर सके। तो जनरल साहब, आखिर में वेरी क्विकली, 2016 में जो मुआहिदा हुआ था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कि फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को आबदोजें फराहम करनी थी, उसके बाद अब ये अमेरिका और बरतानिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहिदा कर लिया, उसके बाद फ्रांस ने अपने सफीर भी वापस बुला लिए हैं वहां से। तो ये क्या अमेरिका चाइना के खिलाफ स्ट्रांग करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया को बहरी तौर पर? देखें, ये बिल्कुल, ये यहाँ पे अमेरिका का फोकस सारा उस क्वाड पे है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। कल उसमें शायद न्यूजीलैंड भी शामिल हो जाए। तो इन हालात में आप देखिए, फ्रांस बाहर बैठा है, बरतानिया बाहर, ये मुल्क वो हैं जिनको चाइना से कोई खतरा नहीं है। चाइना इनके लिए कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि इन मुल्कों की ट्रेड चाइना से बंद होती है तो इनके अंदर काफी प्रॉब्लम बन जाती है। जो आम वेंडर्स, दुकानदारी करने वाले लोग, उनका मामला बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो नेचुरली वो उस क्वाड श्वाड को तो सपोर्ट शायद उस तरह ना करें। अमेरिका के धमकाने शमकाने पे थोड़ा बहुत हो सकता है उस एरिया में, साउथ चाइना सी में आके कुछ पेट्रोलिंग कर दें, लेकिन हकीकतन ना उनको, अगर उनको कुछ खतरा है अगर तो रशिया से हो सकता है, जिनके साथ बात झगड़े भी इनके मौजूद हैं। लेकिन रशिया की और इनकी इकोनॉमी यूरोपियन कंट्रीज की ये इंटरडिपेंडेंट है, सो शायद गुजारा कर लें। लेकिन अमेरिका जिधर उनको छत लगाना आम हालात में लगा देता रहा है, लेकिन फिर उन पर खर्चा बोझ, और हम भी देख लें कि आप दो जो है उन्होंने जो सौदा किया है सबमरीन का, वो बेसिकली अमेरिका ने अपनी कमाई के लिए किया है। अमेरिका ने तो क्या अमेरिका पे जनरल साहब ये भी आपको लगता है कि चाह रहे हैं कि चाइना जो है वो ट्रेड पर पैसा न लगाए बल्कि डिफेंस पर पैसा लगाए? नहीं, देखिए, चाइना टेक्नोलॉजी पे तो लगा रहा है पैसा, वो काफी है, लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा और कर्जे उनके ऊपर नहीं है। जबकि इनके ऊपर कर्जे हैं, ये जो
अमेरिका है इस पे तो बेतहाशा कर रहा है। आज अगर डॉलर को डीलिंक कर दें इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे जो इस्तेमाल हो रही है, डॉलर डीलिंक हो जाए तो अमेरिका दिवालिया हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने इतने ज्यादा कर्जे दिए हुए हैं कि वो बहुत बड़ी इनको मुसीबत पड़ सकती। तो इशू है कि इस वक्त अमेरिका 100% जब उसको अपनी जरूरत होती है तो सबको घेर लेता है, जब अपना मुफाद सामने आ जाता है तो सबको भूल जाता है। ठीक है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुली। आप देखें ना जिस तरह अबंडन करके गया अफगानिस्तान में, उसने अपने इत्तेहादियों को के साथ क्या किया, सब बेचारे एयरपोर्टों पे धक्के खा रहे थे। गॉट योर पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत पर बात कर रहे थे। और अमेरिका अपने मफाद की खातिर अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करता है, जहाँ पर उसका मफाद होता है वहाँ पर वो उसी तरफ चीज़ों को ले जाता है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में अगर अमन होगा तो पूरे खित्ते में अमन होगा और पाकिस्तान के मफाद में भी है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने